दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में स्वागत है। तो पदार्थ विज्ञान रिवीजन सीरीज में पिछले जो वीडियो में था उसमें हम लोगों ने चौथा अध्याय जो था गुण विज्ञान है, ठीक है, उसका समाप्त किया था। तो इस वीडियो में हम लोग अध्याय पाँचवा, ठीक है, अध्याय पाँचवा जो कि है कर्म विज्ञान है, ठीक है, कर्म विज्ञानी एक्शन, ठीक है, इसको देखेंगे। तो कर्म विज्ञानी के हाईलाइट्स क्या क्या देखने हैं हम लोग को? कर्म का परिचय देखना है, कर्म शब्द की व्युत्पत्ति देखनी है, कर्म शब्द का निरुक्ति देखनी है, कर्म के लक्षण देखने हैं, कर्म के वेद देखने हैं, आयुर्वेद में कर्म का वर्णन और कर्म की आयुर्वेद में उपयोगिता, गुण और कर्म में साधर्म में और गुण और कर्म में वैधर्म में, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं कर्म का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कर्म, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन ने भाव पदार्थों में कर्म को तीसरा स्थान दिया है। कर्म को द्रव्य का सक्रिय रूप भी कहा जाता है, ठीक है। वैशेषिक दर्शन ने क्या कहा है? भाव पदार्थों में कर्म को तीसरा स्थान दिया है, कर्म को द्रव्य का सक्रिय रूप भी कहा जाता है। चरक संहिता ने षट पदार्थों में कर्म को षष्टम स्थान दिया है, ठीक है। कौन सा स्थान दिया है? षष्टम, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कर्म शब्द की व्युत्पत्ति। तो सबसे पहले शब्द कल्पदु के अनुसार क्रि धन मनीन से क्रि धातु में मनीन प्रत्यय लगने से कर्म शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है कृत्य, कार्य या कर्म, ठीक है। यत् क्रियते तत् कुर्वते क्रियया, यद् यद् व्याप्यते तद्व क्रिया व्याप्यम कर्मति केचित्, ठीक है। वाच्य सप्तम के अनुसार कर्मणि मननि, ठीक है। कर्म शब्द की निरुक्ति, ठीक है, कर्म शब्द की निरुक्ति शब्द कल्पदुम के अनुसार यत् क्रियते तत्कर्म, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक है, जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म के लक्षण देखते हैं। सबसे पहले कर्म तर्क संग्रह के अनुसार चलनात्मकम कर्म, ठीक है, चलन रूपी क्रिया को कर्म कहते हैं। नेक्स्ट वैशेषिक दर्शन के अनुसार एक द्रव्यम गुणम संयोग विभाग एक द्रव्यम गुणम संयोग विभाग अनपेक्ष कारणम मिति कर्म लक्षणम, ठीक है। कर्म के लक्षण क्या क्या है? एक द्रव्य में होने वाला अगुण, गुण रहित, संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण होना, ठीक है। तो आइए एक पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है? एक द्रव्य। कर्म हर एक द्रव्य में आश्रित रहता है। जब कोई वाहन चलता है तो वाहन में अपना कर्म अलग होता है और यात्रियों में अपना अलग कर्म होता है। अतः यदि चलना हुआ वाहन एकदम से रुक जाए तो यात्री आगे आ गिरता है। यह द्रव्य में गुण से कर्म का अलग भाग पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? कर्म सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं होता, ठीक है। कर्म क्या है? सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं होता, क्योंकि सर्वव्यापी द्रव्यों में स्थान का बदलाव नहीं होता, ठीक है। उदाहरण आकाश, काल, दिशा, आत्मा आदि सर्वव्यापी द्रव्यों में कर्म नहीं हो सकता। कर्म द्रव्य में ही आश्रित होता है, गुण में नहीं। जब कोई लाल रंग की गेंद ऊर्ध्व दिशा में फेंकी जाती है तो कर्म केवल गेंद में ही नहीं होता, लाल रंग में नहीं। तो कर्म केवल गेंद में ही होता है, लाल रंग में नहीं। यदि रंग में भी कर्म होता तो रंग भी अलग से ऊपर फेंका जाता और कहीं ना कहीं गेंद और रंग की गति में परिवर्तन होकर गेंद और रंग पृथक हो जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं होता। अतः कर्म केवल द्रव्य में होता है, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है। तो क्या है? जब बॉल को फेंकेंगे हम लोग तो क्या है? बॉल सीधा नीचे आएगा, ठीक है। यदि रंग पृथक हो जाएगा और बॉल पृथक हो जाएगा तो ये नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? अगुण। कर्म में गुण नहीं रहता, गुण द्रव्य में रहता है। गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप है और कर्म द्रव्य का गतिशील रूप है। गति तेज या धीमी होती है, पर तेज या धीमी होना गति रूपी कर्म का गुण नहीं है, यह गति का लक्षण है, ठीक है। संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है। क्या बताया? कर्म किसी वस्तु को पहले स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। पहले स्थान से वस्तु का विभाग होता है और दूसरे स्थान से उसका संयोग होता है। इस प्रकार कर्म संयोग विभाग का साक्षात कारण है। जब हाथ और कलम का संयोग होता है तब इस कलम का संयोग शरीर से भी होता है। यहाँ हाथ और कलम के संयोग का कारण कर्म है, ठीक है, परंतु शरीर और कलम का संयोग का कारण हाथ और कलम का संयोग है। उसी तरह शरीर और कलम के विभाजन का कारण कलम और हाथ का संयोग है। यहाँ हाथ और कलम के संयोग विभाग में कर्म अनपेक्ष कारण है, ठीक है, परंतु शरीर और कलम का संयोग विभाग हाथ और कलम के संयोग विभाग की अनपेक्षा करता है। यदि हाथ शरीर का भाग नहीं होता तो बिना शरीर के कर्म के शरीर और कलम का संयोग विभाग नहीं होता, इसलिए कर्म को अनपेक्ष कारण कहा गया है, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव क्या दिया गया? आचार्य गंगाधर राय ने वैशेषिक दर्शन के अनपेक्ष कारण इस मत को नहीं माना है, ठीक है। कर्म अपना कार्य करने के लिए अन्य वस्तु की अपेक्षा रखता है, परंतु वह संयोग और विभाग का समवायी कारण होता है। द्रव्य अपना कार्य करने में रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव में से किसी एक की अपेक्षा रखता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चरक संहिता के अनुसार, ठीक है। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्य सक्रिय कर्म न अन्य न अपेक्षते। कर्म संयोग और विभाग का कारण होता है और द्रव्य में आश्रित होता है। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म को किसी दूसरे कारण में अपेक्षा नहीं होती, ठीक है। आचार्य चक्रपाणि के का स्पष्टीकरण क्या क्या है? संयोग च विभाग ये च युगपद कारणम। कर्म संयोग और विभाग का एक साथ कारण होता है। जब एक स्थान से संयोग होता है उसी समय अन्य स्थान से विभाग होता है, ठीक है। द्रव्यम आश्रितम। कर्म द्रव्य में आश्रित होता है। कर्म द्रव्य को छोड़कर किसी अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता। कर्तव्यस्य क्रिया कर्म। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म शब्द से वमनादि कर्म, अदृष्ट कर्म और क्रिया का ग्रहण होता है। यहाँ क्रिया रूप कर्म के लक्षण बताए गए हैं, न कि वमनादि कर्म के या अदृष्ट कर्म के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आचार्य योगेंद्रनाथ सिंह का मत। सभी कर्म प्रथमत चालनात्मक स्वरूप में उत्पन्न होते हैं। अपने आश्रय रूप द्रव्य को संयोग विभाग से ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक में ले जाते हैं। कर्म अपनी निष्पत्ति के लिए अन्य किसी पर निर्भर नहीं रहता, ठीक है। कर्म resides in द्रव्य, it is a निर्गुण and is reason for संयोग and विभाग।
कर्म डज नॉट नीड एनी हेल्प ऑफ एनी अदर फैक्टर टू परफॉर्म इट्स टास्क। आयुर्वेद के अनुसार कर्म के अन्य लक्षण, आयुर्वेद के हिसाब से कर्म के अन्य लक्षण क्या है? प्रयत्न आदि कर्म चेष्टा युज्यते, चरक सूत्र स्थान 1/49। प्रयत्न आदि द्वारा जो चेष्टा की जाती है उसे कर्म कहते हैं। यत् कुर्वन्ति तत्कर्म, जो कार्य किए जाते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। ठीक है। प्रवृत्तिषु खलु चेष्टा कार्य अर्थ सैव क्रिया कर्म यतन कार्य समारंभस्य, कार्य करने के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे प्रवृत्ति कहते हैं। वही क्रिया है, वही कर्म है, यंत्र है, यतन है, और उसे ही कार्य समारंभ भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि कर्म के भेद। ठीक है। सबसे पहले क्या है? तर्क संग्रह के अनुसार उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमनादि आनि पंचैव कर्मणानि। ठीक है। क्या कितने भेद बताए गए हैं? 5। उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ठीक है। आइए देखते हैं कर्म के कितने भेद हैं। कर्म उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ठीक है। उत्क्षेपण मतलब क्या हो जाएगा आपका? ऊपर की ओर। ठीक है। अपक्षेपण मतलब नीचे की ओर। आकुंचन मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है। प्रसारण मतलब खुल जाना। ठीक है। गमन मतलब चलना। ठीक है। तो सबसे पहले आइए उत्क्षेपण देख लेते हैं। पूर्वोद्देश्य संयोग के कारण को उपक्षेपण कहते हैं। ठीक है। पूर्वोद्देश्य संयोग हेतु रुक्षेपण, उत्क्षेपण। ठीक है। उदाहरण क्या है? गेंद को ऊपर की दिशा में फेंकना, प्रत्येक रॉकेट का ऊपर की ओर जाना। ठीक है। उदाहरण वायु का ऊर्ध्व दिशा की गति। ठीक है। दूसरा क्या है? अपक्षेपण। अधोदेश संयोगो हेतुर अपक्षेपणम, अधोदेश से संयोग के कारण को अक्षेपण कहते हैं। ठीक है। उदाहरण क्या है? गेंद का नीचे की ओर दिशा में फेंकना, अपान वायु की अधो दिशा में गति। आकुंचन देख लेते हैं। शरीर से सन्निकृष्ट संयोग हेतु आकुंचनम। ठीक है। शरीर के पास के संयोग के कारण को आकुंचन कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। हाथ से कागज को कुचलना, दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए नेत्र गोलकों का आकुंचनम। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? प्रसारण। विप्रकृष्ट संयोग हेतु प्रसारणम, शरीर से दूर के संयोग के कारण को प्रसारण कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। फूल का खिलना, समीपस्थ वस्तु को देखने के लिए नेत्र गोलकों का प्रसारण। ठीक है। पांचवा क्या है आपका? वेद गमन। अन्यत्र सर्व गमनम, उपरोक्त चारों कर्मों के अतिरिक्त सभी क्रियाओं का अंतर्भाव गमन में होता है। ठीक है। कारक वाली ने निमित्त कर्मों को गमन के अंतर्गत माना है। ठीक है। कौन कौन से कारणों को? ब्रह्मन, रेचन, संप्रदान, ऊर्ध्व ज्वलन और तिर्यक गमन। ठीक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार कर्म के भेद कौन कौन से हैं? वैशेषिक दर्शन के अनुसार उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ठीक है। वैशेषिक दर्शन में भी 5 कर्म ही माने। इन्फॉर्मेटिव है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि उत्क्षेपण आदि भी गति के ही रूप होने से गमन में अंतर्गत बतलाए जा सकते हैं, परंतु इन्हें गमन के अलग बताने का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है कि उत्क्षेपण, अपक्षेपण, आकुंचन और प्रसारण बलात् किए गए कर्म प्रतीत होते हैं और गमन में वस्तु की अपनी गति प्रतीत होती है। ठीक है। वैशेषिक दर्शन ने उत्क्षेपण आदि कर्म का विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है। क्या इसमें है? मूसल के कूटने समय निम्नलिखित कर्म होते हैं। हाथ से मूसल का उत्क्षेपण, हाथ से मूसल का अपक्षेपण। ठीक है। मूसल का अभिघात होने पर उछलना, मूसल के साथ हाथ भी उछलना, हाथ के साथ शरीर का भी उछलना। आत्मा के संयोग और प्रयत्न से हाथ में कर्म निर्माण होता है और कर्म युक्त हाथ में के संयोग से मूसल में कर्म निर्माण होता है। ठीक है। सबसे पहला क्या है? हाथ से मूसल का उत्क्षेपण। ठीक है। आत्मा में इच्छा, आत्मा का हाथ से संयोग हो जाएगा। ठीक है। हाथ में चेष्टा आएगी ऊपर की ओर लेके जाना, फिर मूसल में क्रिया जो कि है उत्क्षेपण। ठीक है। डायग्राम में देख लेते हैं। आत्मा का हाथ से संयोग और प्रयत्न, हाथ में ऊपरी की ओर चेष्टा, मूसल का उत्क्षेपण होना। फिर हाथ से मूसल का उत्क्षेपण, आत्मा की इच्छा से क्या हो जाएगा? संयोग हाथ का। ठीक है। हाथ में चेष्टा आएगी नीचे की ओर, मूसल में क्रिया अपक्षेपण। सेम वही है। आत्मा का हाथ से संयोग एवं प्रयत्न, नीचे की ओर जाना, हाथ का नीचे की ओर चेष्टा और मूसल का अपक्षेपण। मूसल का अभिघात होने पर उछलना, मूसल के अभिघात के पश्चात जो मूसल आदि में कर्म उत्पन्न होता है उस कर्म का कारण हाथ का संयोग नहीं है और न ही प्रयत्न है। यहाँ कारण मूसल का अभिघात है। ठीक है। मूसल का क्या कारण है? अभिघात है। ना हाथ का संयोग है, ना प्रयत्न। ठीक है। ठीक है। मूसल का उछलना। फोर देख लेते हैं। मूसल के साथ हाथ का भी उछलना। मूसल में अभिघात के कारण कर्म उत्पन्न होता है और मूसल के संयोग के कारण हाथ में भी अभिघात के कर्म होते हैं। ठीक है। तो मूसल से हाथ का उछलना क्या होता है? अभिघात से होता है। ठीक है। ना हाथ के संयोग से होता है, ना प्रयत्न से होता है। पांचवा क्या है? हाथ के साथ शरीर का भी हिलना। मूसल के अभिघात के पश्चात हाथ के साथ साथ सारा शरीर भी हिल जाता है। हाथ के संयोग के कारण शरीर में भी कर्म उत्पन्न होता है। यहाँ प्रयत्न वाले आत्मा का संयोग कारण नहीं होता। ठीक है। तो हाथ का उछलना, शरीर का उछलना किसके द्वारा होता है? अभिघात के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या किसी विशेष संयोग के न होने पर गुरुत्व के कारण पतन होता है? संयोग पतन को रोकता है। संयोग के न होने पर गुरुत्व से वस्तु का पतन होता है। पकड़े हुए वस्तु को नीचे लाने का प्रयत्न कारण होता है। वस्तु के नीचे आने के 2 कारण होते हैं, गुरुत्व और एक प्रयत्न। अतः वस्तु का नीचे आना आसान है, ऊपर जाने में एक ही कारण होता है, प्रयत्न। अतः वस्तु को ऊपर ले जाना कठिन है। मूसल में अभिघात के पश्चात मूसल आसानी से ऊपर उठ जाता है क्योंकि यहाँ 2 कारण होते हैं, प्रयत्न और अभिघात। अधिक देरी होने पर थकावट प्रयत्न को ढीला कर देती है। गुरुत्व वस्तु को नीचे ही क्यों लाता है? तिर्यक या ऊपर क्यों नहीं ले जाता? ठीक है। इसका जवाब क्या है? जिस वस्तु में गुरुत्व है उस वस्तु को नोदन वस्तु को आगे धकेलने वाला संयोग, ये ऊपर या तिर्यक
ले जा सकता है। नोदन के अभाव में गुरुत्व से वह वस्तु नीचे गिरती है। आधुनिक भाषा में नोदन को फोर्स कहा जा सकता है। आत्मा के प्रयत्न के अनुसार नोदन में परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं न्याय दर्शन के अनुसार कर्म के भेद। न्याय दर्शन ने में कर्म के भेदों का वर्णन नहीं किया है, परंतु उसके प्रकरण ग्रंथ में कर्म के भेदों का वर्णन है, जो वैशेषिक दर्शन के अनुसार है। क्या क्या है? उच्चेपन, अवक्षेपन, आकुंचन, प्रसारण, गमन, ये 5 कर्म है। ठीक है, अब क्या है? आयुर्वेद के अनुसार कर्म के भेद, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आचार्य चक्रवर्ती के अनुसार कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म शब्द से वमनादि कर्म, अदृष्ट कर्म और क्रिया का ग्रहण होता है। प्रस्तुत संदर्भ में क्रिया रूप कर्म का वर्णन है, न कि वमनादि कर्म या अदृष्ट कर्म। प्रस्तुत संदर्भ के अतिरिक्त आयुर्वेद में कर्म के विविध भेदों का वर्णन दृष्टिगोचर है। तो आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला आयुर्वेद में जो कर्म बताया है द्विविध कर्म। ठीक है, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? एक लौकिक कर्म है और एक आध्यात्मिक कर्म। ठीक है, लौकिक कर्म क्या होता है और आध्यात्मिक? तो सबसे पहले देख लेते हैं। शरीर, चेष्टा, यथा, उत्क्षेपण आदि को लौकिक कर्म कहते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक कर्मों के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। यह कर्म परमात्मा का बोध कराते हैं और जीवात्मा और परमात्मा का संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आपका आएगा? द्विविध उपकर्म। ठीक है, कौन कौन से द्विविध उपकर्म है आपके? संतर्पण और अवतर्पण। ठीक है, फिर क्या है? द्विविध कर्म। ठीक है, द्विविध कर्म कौन कौन से हैं आपके? दैव्य और पुरुषकार। पूर्व जन्म में स्वयं किया गया कर्म दैव्य कर्म होता है और इस जन्म में किया गया का पुरुषकार कहा जाता है। ठीक है, फिर कौन से हैं? त्रिविध कर्म है, जो कि हैं आपके वाचिक, मानसिक और शारीरिक। ठीक है, फिर क्या है? बलाबल के अनुसार त्रिविध कर्म कौन कौन से हैं? हीन, मध्य और उत्तम। ठीक है, दैव और पुरुषकार के बलाबल से कर्म 3 प्रकार का होता है, हीन, मध्य और उत्तम। ठीक है, फिर क्या है? संयोग के भेद से त्रिविध कर्म, एकच कर्मज, द्वंद्व कर्मज और सर्व कर्मज। फिर नेक्स्ट क्या? कर्म के आधार पर द्रव्य के त्रिविध कर्म, कौन कौन से? दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वास्थ्य हित। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? त्रिविध कर्म, कौन कौन से कर्म है? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। फिर नेक्स्ट क्या बताया गया? पंचकर्म। पंचकर्म में कौन कौन से हैं? सॉरी आपके हैं इसमें वमन, विरेचन, निरूबस्ती, अनुवासन बस्ती, शिरो विरेचन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर क्या आपका है? अष्टविध कर्म। अष्टविध कर्म में कौन कौन से आते हैं? छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐशन, आहरण, विस्त्रावन और सीवन। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। कर्म की आयुर्वेद में उपयोगिता। ठीक है, कर्म जगत का कारण। सामान्य आदि 6 पदार्थों जगत के सभी कार्यों के कारण है। कर्म का कार्य है द्रव्यों का संयोग और विभाग। फिर क्या आपका? कर्म की धातु साम्यता के कारणता। ठीक है, इसको देख लेते हैं। शक पदार्थ धातु साम्यता प्रस्थापित करने में कारण है। आतुर अवस्था में सदवृत्त आदि कर्मों का पालन कर ही धातु साम्यता प्रस्थापित की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है आपका? कर्म की रोगों में कारणता। आचार्य भद्र काव्य ने के मत से जीव मात्र कर्म में उत्पन्न माने जाते हैं और उनके रोग भी कर्मज ही माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपका है? कर्म की रोग निदान में कारणता। दोषों और द्रव्यों के कर्मों के आधार पर ही व्याधि की संप्राप्ति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, दोषों और द्रव्यों के कर्मों के आधार पर ही व्याधि का जो है संप्राप्ति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, वृद्धवाद के कार्यों आधार पर ही व्यात व्याधि का अनुमान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कर्म की द्रव्यों के वर्गीकरण के आधार रूप में कारणता। द्रव्यों के वर्गीकरण का एक आधार कर्म भी है। ब्रीहन कराने वाले द्रव्यों को ब्रीहनीय द्रव्य कहा जाता है और कर्षण कराने वाले द्रव्यों को कर्षणीय द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? कर्म की चिकित्सा में कारणता। कर्म को चिकित्सा का मूल आधार माना जा सकता है। द्रव्यों के कर्म के आधार पर ही चिकित्सा का निर्धारण किया जाता है। पंचकर्म, शस्त्रकर्म, क्षारकर्म आदि चिकित्सा का आधार भी कर्म ही है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है आपका, गुण और कर्म में साधर्म्य। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं गुण और कर्म में ये दोनों क्या है? पदार्थ है। दोनों ही द्रव्य में आश्रित रहते हैं, दोनों गुण रहित हैं, दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये भी जो टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, गुण और कर्म में वैधर्म्य, डिसिमिलरिटी बिटवीन गुण एंड कर्म। ठीक है, तो क्या क्या डिसिमिलरिटी है? गुण में चेष्टा नहीं होता। ठीक है, गुण में क्या होता है? चेष्टा नहीं होती। ठीक है, कर्म क्या है? चेष्टावान है। गुण संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता। गुण क्या है? संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण नहीं होता। ठीक है, कर्म क्या है? संयोग और विभाग का स्वतंत्र कारण होता है। फिर क्या है? गुण सर्वव्यापी द्रव्यों में पाया जाता है। कर्म क्या है? सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। गुण मूर्त व अमूर्त दोनों द्रव्यों में पाया जाता है और कर्म क्या? केवल मूर्त द्रव्यों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ने क्या? कर्म विज्ञानी चैप्टर, ठीक है, कर्म विज्ञानी चैप्टर जो कि आपका था अध्याय 5वां पदार्थ विज्ञान पेपर 1 में। ठीक है, उसको कंप्लीट कर लिया गया है। ठीक है, आइए इसके कुछ क्वेश्चनिंग देख लेते हैं और इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप में होंगे, एग्जाम में आपके आ सकते हैं, वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे कितने क्वेश्चन इसमें दिए? कर्म शब्द की उत्पत्ति लिखें, कर्म शब्द के संग्रह के अनुसार लक्षण लिखें, कर्म के वैशेषिक दर्शन के अनुसार लक्षण लिखें, चरक क्षमता के अनुसार कर्म के लक्षण लिखें, विविध मतानुसार कर्म के लक्षण लिखें, कर्म के वेदों का विस्तारपूर्वक वर्णन करें, कर्म और गुण का साधर्म और वैधर्म स्पष्ट करें, कर्म का आयुर्वेदिक महत्व स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये लास्ट के जो 3 आपके क्वेश्चन है, ठीक है, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी ये एज अ जनरल आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग अध्याय 6, ठीक है, अध्याय 6 के बारे में बात करेंगे।